मूवी की शुरुआत इटली के बहुत बड़े गैंगस्टर लोरेंजो से होती है, जो कि अपने बेटे के साथ कार में बैठकर अपनी वाइनरी की तरफ जा रहा था। फिर वहां पर पहुंचते ही लोरेंजो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे आदमियों की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। फिर वो अपने बेटे को कहता है कि तुम कार से बाहर मत निकलना, मैं अभी आता हूँ। और इतना कहने के बाद लोरेंजो अपनी गन लेकर अपनी वाइनरी के अंदर चला जाता है। इस समय उसका एक खास आदमी भी उसी के साथ था। फिर घर के अंदर जाने के बाद लोरेंजो को और घबराहट हो जाती है, क्योंकि उसके आदमियों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। फिर जैसे ही वो थोड़ा और अंदर जाता है तो उसको कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो रॉबर्ट था, और इसी ने इन सभी लोगों का ये हाल किया है। फिर लोरेंजो उसको कहता है कि तुमको देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम ही ने इतने सारे आदमियों को मारा है। मैं तुमसे ज्यादा सवाल तो नहीं करूंगा, बस तुम मुझे इतना बता दो कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया है। फिर रॉबर्ट जवाब देता है कि जो चीज तुम्हारी नहीं थी तुम्हें उसको नहीं लेना चाहिए था, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, तो तुम मुझे वो चीज वापस कर दो। लेकिन लोरेंजो तो रॉबर्ट की बात समझ ही नहीं पाता। फिर वो गुस्से में आकर उसको जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 9 सेकंड है, अगर तुमने सही फैसला लिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन जैसे ही 9 सेकंड खत्म होते हैं, रॉबर्ट लोरेंजो पर टूट पड़ता है। अब देखते ही देखते वहां पर मौजूद बचे कुचे लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रॉबर्ट ने इन सभी लोगों को क्यों मारा, जिसके बारे में आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। फिर वाइनरी से बाहर आने के बाद रॉबर्ट को पता चलता है कि लोरेंजो का बेटा अभी भी वहां पर मौजूद है। फिर वो उसको कहता है कि तुम चुपचाप कार में बैठे रहना, यहाँ से हिलने की जरूरत नहीं है। और इतना कहकर रॉबर्ट वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी पीठ पर एक गोली आकर लगती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि उसी बच्चे ने चलाई थी। फिर रॉबर्ट हवा में गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डर कर वो लड़का वहां से भाग जाता है। फिर रॉबर्ट भी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, इसलिए वो अपनी कार को सड़क के किनारे रोक देता है। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक लोकल पुलिस ऑफिसर आता है, जिसका नाम जियो था। वो रॉबर्ट की कार के पास आता है और अंदर देखने पर उसको पता चलता है कि रॉबर्ट बेहोश हो चुका है, लेकिन सांसें अभी भी चल रही हैं। अब जियो समझ जाता है कि इसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए वो रॉबर्ट को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय अपने शहर के एक बहुत ही काबिल डॉक्टर के पास ले जाता है, जिसका नाम एंजो था। एंजो तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और फिर कुछ देर बाद रॉबर्ट के शरीर से बुलेट्स को भी निकाल देता है। फिर जब रॉबर्ट होश में आता है तो एंजो उसको कहता है कि जियो की वजह से तुम्हें एक नया जीवन दान मिला है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसने एक अच्छे इंसान को बचाया है या फिर किसी गैंगस्टर को। फिर रॉबर्ट धीमी आवाज में जवाब देता है, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। फिर वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं थी। फिर एंजो उसको दवाई खिलाकर वापस से सुला देता है। अब रॉबर्ट की हालत सुधरने में पूरे 3 दिन लग जाते हैं। फिर जैसे ही वो घर के बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि इस समय वो इटली के एक छोटे से टाउन में है। फिर एंजो से इजाजत लेने के बाद रॉबर्ट उस टाउन के मार्केट में घूमने के लिए निकल जाता है। फिर थोड़ी दूर चलकर वो एक कैफे में पहुंच जाता है और एक बढ़िया सी चाय बनवाकर पीने लगता है। तभी उसके पास जियो आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी कार को पुलिस स्टेशन के पीछे पार्क कर दिया है, इसलिए तुम उसको वहां से उठा लेना। मैंने तुम्हारी कार में रखे सामान को भी चेक नहीं किया, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और इतना कहने के बाद जियो वहां से चला जाता है। फिर रात होने पर रॉबर्ट कॉलिंस नाम की एक लड़की के पास फोन लगाता है, जो कि CIA के ऑफिस में काम किया करती थी। फिर रॉबर्ट उसको लोरेंजो की वाइनरी के कोऑर्डिनेट्स बताने लगता है। ये सब सुनकर कॉलिंस उससे पूछती है कि तुम हो कौन और तुम्हें ये सब जानकारी कैसे पता चली। फिर रॉबर्ट जवाब देता है कि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ और अपने देश की हेल्प करना मेरा फर्ज है। मैंने आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स बताए हैं वहाँ पर बहुत सारा इलीगल माल पड़ा हुआ है, जिसकी चेकिंग करना CIA का ही काम है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी अपनी टीम को उन कोऑर्डिनेट्स पर भेजो। और इतना कहकर रॉबर्ट फोन काट देता है। अगले कुछ दिनों तक रॉबर्ट इसी टाउन में अपना वक्त बिताता है। फिर धीरे धीरे करके वो वहाँ के लोगों से घुलने मिलने लगता है। एक दिन रात के वक्त जब वो अपने बेड पर लेटा हुआ था तो उसको अपने अतीत की यादें सताने लगती है, जिनमें वो लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था। ये सब देखकर रॉबर्ट को बहुत ही बुरा लगता है। फिर अगले दिन वो रेस्टोरेंट में अपना लंच करने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, जो रेस्टोरेंट के मालिक से एक लिफाफा लेकर अपने बॉस को देता है। दरअसल इस आदमी का नाम मोरक्को था और उस लिफाफे के अंदर पैसे थे। रॉबर्ट समझ जाता है कि मोरक्को इस टाउन के सभी लोगों से हफ्ता लेता है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब टाउन के लोग रॉबर्ट के अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर एक दिन रॉबर्ट अपनी चाय पीने के लिए कैफे में
में जा ही रहा था कि उसकी नजर मोरक्को के लोगों पर पड़ती है, जो कि हफ्ता लेने के लिए एक दुकान में आए हुए थे। दुकान का मालिक एंगिलो मोरक्को को कहता है कि इस हफ्ते मेरी दुकान में बहुत खर्च हो गया है, इसलिए इस हफ्ते मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, प्लीज तुम अगले हफ्ते मुझसे पैसे ले लेना। लेकिन ये बात सुनकर मोरक्को को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो एंगिलो को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है और कहता है कि अभी तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते मुझे डबल पैसा चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और इतना कहकर वो दुकान से बाहर आ जाता है। इस समय रॉबर्ट भी वहीं पर खड़ा होकर मोरक्को को गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था, लेकिन मोरक्को इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, इसलिए वो अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम विंसेंट नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर को देखते हैं, जो कि टाउन में बनी एक बिल्डिंग को खरीदना चाहता था ताकि वो वहां पर अपना होटल बना सके। जब विंसेंट बिल्डिंग के मालिक से बात करने के लिए जाता है तो ओनर बिल्डिंग बेचने से साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इस समय इसमें बहुत सारे लोग रहते थे। विंसेंट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो जबरदस्ती अपने आदमियों को कहकर उस बिल्डिंग को खाली करवाने लगता है। इस समय वहां पर मोरक्को भी मौजूद था। दरअसल मोरक्को विंसेंट का भाई है। विंसेंट ने आसपास के टाउन से हफ्ता इकट्ठा करने का काम मोरक्को को दे रखा है। फिर मोरक्को अपने भाई से पूछता है कि आप मुझे अपने दूसरे कामों में शामिल क्यों नहीं करते, मैं और भी काम ठीक ढंग से कर सकता हूँ। लेकिन विंसेंट जवाब देता है कि तुम्हें जो काम दिया गया है तुम बस वही करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट एंगिलो की दुकान में मछली खरीदने के लिए जाता है, लेकिन एंगिलो उससे पैसे ही नहीं लेता, क्योंकि वो एंजो का मेहमान था। दूसरी तरफ कोलिंस भी अपनी टीम के साथ लोरेंजो की वाइनरी पर पहुंच जाती है और वहां की छानबीन करना शुरू कर देती है। छानबीन के दौरान उनको वहां पर बहुत सारा ड्रग्स और कैश भी मिलता है, जिसको देखकर कोलिंस हैरान हो जाती है। फिर सारा माल जब्त करने के बाद कोलिंस अपने बॉस फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक कहता है कि आज तक हमें इस माल के बारे में पता क्यों नहीं चला, ये लोग हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा धंधा चला रहे थे, लेकिन अब तक हमारे रडार में क्यों नहीं आए। फिर वो कोलिंस से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। फिर कोलिंस जवाब देती है कि मेरे पास एक अनजान आदमी का फोन आया था, उसी ने मुझे इसकी जानकारी दी। ये बात सुनकर फ्रैंक उसको कहता है कि तुम जो भी जानकारी इकट्ठा करो मुझे उसकी खबर देते रहना। अगले सीन में हम एंजो को देखते हैं, जो कि रॉबर्ट के घाव को चेक कर रहा था। तभी रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने मेरा इलाज क्यों किया। आप चाहते तो मुझे पुलिस के हवाले भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फिर एंजो कहता है कि तुम्हें याद है जब तुम यहाँ पर आए थे तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे, लेकिन तुमने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। ऐसा जवाब एक अच्छा इंसान ही देता है, इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की। मेरा फैसला बिल्कुल सही था, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। अब तुम्हारी चोट भी पूरे तरीके से ठीक हो गई है, इसलिए तुम अपने घर जा सकते हो। फिर रॉबर्ट एंजो को थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। बाहर जाते ही वो देखता है कि टाउन के सभी लोग एंगिलो की दुकान की तरफ भाग रहे हैं। फिर जब रॉबर्ट वहां पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि एंगिलो की दुकान में आग लग गई है और सभी लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए एंगिलो की पूरी दुकान बर्बाद हो जाती है। अब अपनी दुकान को जलता हुआ देखकर एंगिलो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि इस दुकान की वजह से ही उसके घर का गुजारा चला करता था। तभी रॉबर्ट की नजर मोरक्को पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि जरूर इसी ने ही इस दुकान में आग लगाई होगी। फिर रॉबर्ट सीधा चर्च में जाता है और वहां पर बैठकर ठंडे दिमाग से मोरक्को को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है और वो फैसला लेता है कि यहाँ के सभी गुंडों को ठिकाने लगाने के बाद ही वो अपने घर पर वापस जाएगा। फिर अगली सुबह रॉबर्ट सभी लोगों के साथ मिलकर एंगिलो की दुकान को फिर से सही करने में जुट जाता है। दूसरी तरफ जियो टाउन में लगे सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर एंगिलो की दुकान में किसने आग लगाई। सीसीटीवी फुटेज में उसको एक कार दिखाई देती है। फिर वो अपनी टीम को कार की डिटेल्स निकलवाने के लिए कहता है। अब रॉबर्ट भी धीरे धीरे इस टाउन को अपनी फैमिली समझने लगा था। तभी कैफे में काम करने वाली एक लड़की अमीना रॉबर्ट को इस टाउन का सबसे स्पेशल खाना खिलाने के लिए ले जाती है। शायद ये उसकी मेहमान नवाजी का तरीका था। फिर अगली सुबह जब रॉबर्ट कैफे में बैठकर अपनी चाय पी रहा था तो कोलिंस वहां पर चुपचाप से उसकी फोटो खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबर्ट भी इस बात को नोटिस कर लेता है। फिर वो कोलिंस को कहता है कि अगर तुम्हें मेरी फोटो खींचनी है तो प्लीज एक अच्छी फोटो खींचो। ये सब सुनने के बाद कोलिंस थोड़ी हैरान हो जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही होशियार आदमी है। फिर वो उसके पास ही आकर बैठ जाती है और पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। लेकिन रॉबर्ट उसको कोई भी जवाब नहीं देता। फिर गुस्से में आकर कोलिंस उसको कहती है कि मैं चाहूं तो तुम्हें अभी की अभी अरेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए तुम्हारे पास एक लीगल नोटिस होना चाहिए। फिर कोलिंस कहती
कहती है कि हमें वाइनरी के अंदर बहुत सारी लाशें मिली थी, क्या तुमने ही उन लोगों को मारा है? लेकिन रॉबर्ट हंसते हुए जवाब देता है कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता, शायद किसी और ने ही ये काम किया होगा। फिर कॉलिंस रॉबर्ट को कहती है कि मेरी टीम को तुम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, शायद हमें तुमसे और जानकारी मिल सके। अभी फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही हमारी मुलाकात फिर से होगी। अगले सीन में हम जियो को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल में आया हुआ था। तभी उसके पास मोरक्को का फोन आता है और वो जियो को धमकाते हुए कहता है कि आज तेरी बेटी की जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैं उसको घर पर छोड़ने के लिए आ गया। ये बात सुनने के बाद जियो घबरा जाता है और जल्दी से अपने घर पर पहुंच जाता है। वहां पर मोरक्को पहले से ही मौजूद था। फिर वो जियो को बहुत ही बुरे तरीके से पीटते हुए कहता है कि तुम्हें हमारे मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, अब से तू हमारे कामों से जुड़ी किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। और इतना कहकर मोरक्को वहां से चला जाता है। फिर जियो अपना इलाज करवाने के लिए एंजो के घर पर पहुंच जाता है। तभी रॉबर्ट एंजो से पूछता है कि आखिर जियो के साथ हुआ क्या है, लेकिन एंजो उसकी बात का ठीक से जवाब नहीं देता। लेकिन रॉबर्ट समझ जाता है कि ये सब कुछ मोरक्को की वजह से ही हुआ होगा। अब रॉबर्ट पहले जैसा बनने के लिए अपनी एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर देता है। एक दिन जब वो रनिंग करके चर्च के पास पहुंचता है तो वहां पर उसकी मुलाकात कॉलिन से हो जाती है। वो रॉबर्ट को बताती है कि मुझे अब तक तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चला, मैंने तुम पर बहुत सारी रिसर्च की, लेकिन तुम्हारा कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिर रॉबर्ट उसको कहता है कि फिलहाल तुम अपने काम पर ध्यान दो, क्या तुम्हें वाइनरी के बारे में कुछ और पता चला? फिर कॉलिंस जवाब देती है कि लोरेंजो टेररिस्ट के साथ जुड़ा हुआ था, और यही नहीं, उसने बहुत सारे बैंक फ्रॉड के साथ साथ बहुत सारे लोगों के पैसे भी चुराए थे। वो इंटरपोल की लिस्ट में तीसरे नंबर पर था। ये सब सुनने के बाद रॉबर्ट कॉलिंस को इस केस से जुड़ी सभी चीजों के बारे में सलाह देता है। फिर सब कुछ समझने के बाद कॉलिंस वहां से चली जाती है। तभी रात के वक्त हम जियो को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया था। लेकिन तभी वहां पर मोरक्को भी आ जाता है। वो जियो को धमकाते हुए कहता है कि अब से तुम हमारे लिए काम करोगे, और अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो याद रखना तुम्हारी फैमिली की जान को खतरा है। इस समय रॉबर्ट भी इसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। फिर जब मोरक्को की नजर उस पर पड़ती है तो वो सीधा रॉबर्ट के पास आकर बैठ जाता है और पूछता है कि तुम दूसरे लोगों के काम में दखल अंदाजी क्यों करते हो? फिर रॉबर्ट उसको कहता है कि अब मैं तुम्हें जो भी बताने जा रहा हूँ, कान खोल के उसको अपने भेजे में फिट कर लेना। मुझे ये टाउन बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगा है। यहाँ के लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूँ। अगर कोई उनको तकलीफ पहुँचाएगा तो मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जो भी धंधा कर रहे हो इस टाउन से बाहर जाकर करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। रॉबर्ट की धमकी सुनने के बाद मोरक्को हंसने लगता है और कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है हम कितने खतरनाक लोग हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने काम से काम रखो। ये बात सुनने के बाद रॉबर्ट उस पर हमला कर देता है। अब मोरक्को भी दर्द से चिल्लाने लगता है। रॉबर्ट उसको कहता है कि तुम अपनी गन टेबल पर रख दो और अपने आदमियों को कहो कि यहाँ से चुपचाप चले जाएं। अब मोरक्को की जान खतरे में थी, इसलिए वो रॉबर्ट की बात मान लेता है। अब रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो अपने खास आदमी को कहता है कि हम आज ही रॉबर्ट को मौत के घाट उतार देंगे। जिस समय मोरक्को अपने आदमी को ये सारी बातें बोल रहा था तो एक कार बहुत ही तेज स्पीड में आकर उसके आदमी को मार डालती है। तभी पीछे से रॉबर्ट आता है और वो बड़े ही स्टाइल में एक एक करके सभी लोगों को बड़ी ही दर्दनाक मौत देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जियो अपनी टीम के साथ हादसे वाली जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। मोरक्को की मौत से जियो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने टाउन के सभी लोगों को परेशान करके रखा हुआ था। फिर थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उनको कार में ड्रग्स मिलती है। फिर वो लोग तुरंत ही उन ड्रग्स की जांच में लग जाते हैं। तभी इटली की एक सिटी में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। फिर फ्रैंक कॉलिंस को फोन करके बताता है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले बॉम्ब को बनाने के लिए जो भी पैसा लगा था वो सेम वही ड्रग्स बेचकर आया था जो लोरेंजो की वाइनरी में मिला था। ये बात सुनने के बाद कॉलिंस फ्रैंक को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सारी सच्चाई पता लगाने की कोशिश करती हूँ। फिर वो इटली के चीफ पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जाती है और उनको कुछ क्रिमिनल्स की रिकॉर्ड फाइल देते हुए कहती है कि मैं इनमें से एक आदमी को इंटेरोगेशन करना चाहती हूँ। अब चीफ जानता था कि कॉलिंस CIA के लिए काम करती है, इसलिए वो बिना कोई पूछताछ के कॉलिंस को इंटेरोगेशन करने की इजाजत दे देता है। फिर कॉलिंस वहाँ पर मौजूद एक क्रिमिनल से कुछ सवाल करती है, जिसके बाद वो उसको एक एड्रेस बताता है। CIA की टीम जब उस एड्रेस पर जाकर छापा मारती है तो उनको वहाँ पर लोकल ड्रग डीलिंग गैंग मिलती है। अब कॉलिंस उनके जरिए उस इंसान तक पहुँचना चाहती थी जो ये सारा सिस्टम कंट्रोल कर रहा था। दूसरी तरफ विंसेंट भी अपने भाई मोरक्को की मौत पर बहुत
बहुत ही दुखी था। तभी वहाँ पर चीफ पहुँच जाता है और विंसेंट को कहता है कि CIA वाले इटली में आ चुके हैं। उनकी टीम हर एक चीज के बारे में जानकारी निकाल रही है। मेरे हिसाब से तुम्हें इस वक्त अपने सभी धंधों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ही इस बात का पता लगा लेंगे कि बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो पैसा ड्रग्स बेचकर आया था वो तुम्हारा ही था। फिर विंसेंट कहता है कि तुम एक बात ध्यान में रखना, मैं अपना कोई काम बंद नहीं करूंगा और CIA को संभालना तुम्हारा काम है, मुझे इसमें मत घसीटो। ये बात सुनकर चीफ गुस्से में विंसेंट की बेइज्जती करने लगता है, लेकिन विंसेंट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो तुरंत चीफ का एक हाथ काट देता है और इसके बाद वो उसको कार तक छोड़ने के लिए जाता है और कहता है कि मेरा भाई मर चुका है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके कातिल को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म करवा दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं रॉबर्ट कोलिंस के पास फोन करके कहता है कि तुम गलत लोगों से पूछताछ कर रही हो, तुम्हें तो टाउन में आकर छानबीन करनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक से कोलिंस की कार में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि कार के आसपास वाला इलाका तबाह हो जाता है, लेकिन किस्मत से कोलिंस इस हादसे से बच जाती है। फिर फ्रैंक उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। तभी रात होते ही विंसेंट अपने आदमियों को लेकर टाउन में पहुंच जाता है, क्योंकि उसने जियो को बंदी बना लिया था। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि जिस भी आदमी ने मेरे भाई को मारा है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं जियो के साथ साथ इस टाउन के हर एक इंसान को खत्म कर दूंगा। ये बात सुनकर वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तभी पीछे से रॉबर्ट निकल कर आता है और विंसेंट को कहता है कि इन लोगों को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा था, क्योंकि वो टाउन के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। मैंने तो उसको समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बात मानी ही नहीं, इसलिए मजबूरी में आकर मुझे उसको मारना पड़ा। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन इस टाउन के अंदर खून खराबा नहीं होना चाहिए। ये बात सुनकर विंसेंट कहता है नहीं, मैं तुम्हें इन लोगों के सामने ही मारूंगा, ताकि इनको भी पता चल सके कि विंसेंट से दुश्मनी करना कितना खतरनाक है। और इतना कहते ही जैसे ही वो रॉबर्ट पर गोली चलाने लगता है तो वहाँ पर एंजो आ जाता है। इस समय एंजो के पास गन भी थी। फिर वो चिल्लाते हुए विंसेंट को कहता है कि तुम रॉबर्ट को हमारे सामने नहीं मार सकते, क्योंकि ये हमारे परिवार का हिस्सा है। एंजो की बात सुनकर बाकी लोगों में भी जोश आ जाता है और वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। विंसेंट के साथी उसको कहते हैं कि अगर इन लोगों ने हमारी रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल कर दिया तो हमारा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर विंसेंट भी उनकी बात मान जाता है और जाते जाते रॉबर्ट को कहता है कि अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा और जब मैं अगली बार आया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। फिर घर जाने के बाद वो सभी लोग रॉबर्ट के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता। फिर विंसेंट गुस्से में आकर अपने आदमियों को कहता है कि हम टाउन में कल फिर से जाएंगे और रॉबर्ट के साथ साथ बाकी के लोगों को भी मौत के घाट उतार देंगे। मैं उस पूरे के पूरे टाउन को शमशान घाट में बदल दूंगा। तभी रात के वक्त विंसेंट के घर के बाहर अचानक से कार का एक सायरन बजने लगता है और जब गेट पर मौजूद गार्ड उसको चेक करने के लिए जाता है तो रॉबर्ट उसको बड़ी ही होशियारी से मार डालता है, क्योंकि अब उसने प्लान बना लिया था कि वो आज रात ही विंसेंट को मार डालेगा। फिर घर के अंदर आकर रॉबर्ट दूसरे गार्ड को भी बहुत ही आसानी से मार देता है और उस घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि विंसेंट के बाकी के लोग कंफ्यूज हो जाएं। फिर जब वो लोग घर की चेकिंग करने लगते हैं कि घर में कौन घुस गया है तो रॉबर्ट उनको एक एक करके बहुत ही बुरे तरीके से मार डालता है। तभी विंसेंट के एक आदमी को घर में लगे CCTV कैमरा से पता चल जाता है कि घर के अंदर रॉबर्ट घुस गया है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता रॉबर्ट उसको भी मौत के घाट उतार देता है। इस समय विंसेंट अपने बेड पर सो रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरती है। फिर जैसे ही विंसेंट अपनी आंखें खोलता है तो उसके रूम की छत से एक लाश जमीन पर आकर गिरती है और उसको देखकर वो समझ जाता है कि रॉबर्ट उसको मारने के लिए आया है। फिर वो अपनी गन निकालकर घर में चारों तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। तभी रॉबर्ट उसके पीछे से आकर उसको एक जोरदार घूसा मारता है, जिसके कारण वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर रॉबर्ट उसको हाई डोज ड्रग्स देकर एक लोहे की तार से बांध देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। फिर रॉबर्ट उसको बताता है कि तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगर तुम वक्त रहते हॉस्पिटल पहुँच गए तो शायद तुम्हारी जान बच जाएगी। अब मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत के हवाले छोड़ रहा हूँ, देखते हैं तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। फिर इतना कहने के बाद रॉबर्ट विंसेंट को आजाद कर देता है। जब विंसेंट टाउन की सड़कों पर पहुंचता है तो वो लोगों से बचता हुआ हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी एक कार आकर उसको ठोक देती है, जिसके कारण उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। अब देखते ही देखते वो टाउन
की सड़कों पर कुत्ते की मौत मारा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कॉलिंस को न्यूज के जरिए पता चलता है कि CIA की टीम ने ड्रग से जुड़े बाकी के लोगों को अरेस्ट कर लिया है और इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। इतने में वहाँ पर रॉबर्ट भी आ जाता है। वो कॉलिंस को एक पैसों से भरा हुआ बैग देते हुए कहता है कि ये सारा पैसा डेनियल नाम के आदमी का है जो कि बोस्टन में रहता है। मैं उससे एक ही बार मिला था लेकिन मुझे उसकी हेल्प करनी थी। उसने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से जो कमाई करी थी वो सब एक ही पल में गायब हो गई क्योंकि एक ऑनलाइन फ्रॉड ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर जब मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो मुझे पता चला कि वो सब कुछ लोरेंजो ने किया था। फिर मैं उसको ढूंढता हुआ उसकी वाइनरी तक पहुंच गया और वहां पर जो भी पैसा था मैंने उसमें से सिर्फ इतना ही पैसा निकाला जितना डेनियल को चाहिए था। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस पैसे को डेनियल तक पहुंचा दो। और इतना कहने के बाद रॉबर्ट वहां से चला जाता है। फिर कॉलिंस भी रॉबर्ट का दिया हुआ पैसा डेनियल को देने के लिए चली जाती है। डेनियल जब उस पैसे को देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन शायद इस पैसे से उसके आर्थिक हालात सुधर जाएं। फिर जब थोड़ी देर बाद कॉलिंस अपने ऑफिस में पहुंचती है तो वहां उसको एक डायरी मिलती है जो कि रॉबर्ट ने ही पार्सल की थी। ये डायरी कॉलिंस की माँ की थी और कॉलिंस की माँ कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट की सबसे अच्छी दोस्त सुसैन थी। और अगर आपको रॉबर्ट और सुसैन की दोस्ती के बारे में जानना है तो आप इस मूवी के पहले 2 पार्ट देख सकते हैं जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। वो दोनों ही पार्ट इस मूवी से भी ज्यादा धमाकेदार थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद आएंगे। अब अपनी स्वर्गवासी माँ की डायरी मिलने के बाद कॉलिंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब रॉबर्ट भी इसी टाउन में रहकर अपनी बाकी की लाइफ को बिताने का फैसला करता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।